imperfect time with time. Question: year old 55-year-old man with painless testicular swelling and LDH raised. What is your diagnosis? ओल्ड में LDH रेज है तो आपने लिम्फोमा लगाना है, ठीक है। और अगर यंग मैन है और उसके अंदर यंग के अंदर आपका LDH रेज है तो फिर वो आपका जो है सेमिनोमा होता है। सेमिनोमा। बिल्कुल। तो टेराटोमा में क्या एक फाइंडिंग मिलती है, बताएं उसके सेल्स मुझे बता दें। टेराटोमा को उसमें भी आपका LDH रेज होता है और वो मैच्योर पहले सेल्स से भी। होंगे उसमें। हाँ जी, मेच्योर मैच्योर सेल्स होंगे उसमें। मेच्योर स्टेम सेल्स, ठीक है। आपके जो है पेनलेस होता है वो, और मेच्योर स्टेम सेल्स अगर कहें तो टेराटोमा रेज ओल्ड है, लिम्फोमा LDH रेज है, यंग है। चलिए क्वेश्चन 3 है, पेशेंट हैविंग CNS सिम्टम्स, हाई इंसुलिन, हाई सी पेप्टाइड, लो ग्लूकोज। अच्छी CNS के सिम्टम्स इंसुलिनोमा आएंगे क्योंकि उसमें इंक्रीड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होती है। CNS जो आपका कार्बोहाइड्रेट यूज करता है, मेनली ग्लूकोज यूज कर रहा होता है फॉर एनर्जी। बाकी जो है आपके इंसुलिन का आप काम देखो, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज करानी होती है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा इंसुलिन होता है तो आपका जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है, जो क्या सिम्टम दिया हुआ है। बाकी फिर उसमें जो है फैट सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करानी होती है। कैसे कि जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है ना उसको ये कन्वर्ट करा देता है फैट और प्रोटीन और ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ये आपके इंसुलिनोमा के दिए हुए हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन बॉडी इज इलियोफेमरल। अच्छा, MCQ में भी आया हुआ था कि इलियोफेमरल आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये ऑलमोस्ट जी ट्रैक्शन बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन होता है कि एक्सेसिव एबडक्शन, बॉडी से दूर जा रही है, ये आपका जो है ना जॉइंट पे लगा होता है। अगर किसी ने इसकी पिक्चर शायद दिखाई हो मैंने या फिर आप लोगों ने देखी हो, तो ये जो है ना और एक्सटेंशन इसको प्रिवेंट कर रहा होता है, ठीक है। इविंग सार्कोमा इन्वॉल्व्स डायफिसिस। अच्छा, जिनको पता है ये निमोनिक तो ठीक है, बाकी जो है ना निमोनिक निमोनिक लिखें जियोमेड। और इसको मैं इस तरह लिखती हूँ GOMED, ठीक है। ये इससे MCQ आते ही आते हैं। अच्छा, अब आप जो है ना इधर अपने बुक पे लिख लें। पेपर आज का है सर्जरी 25 मॉर्निंग। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आप इस निमोनिक लिखें जाइंट सेल, ई से वो आपका एपिफिसिस पे होता है। O से लिखे ओस्टियोसार्कोमा, M से लिखे मेटाफिसिस, E से इविंग सार्कोमा और D से डायफिसिस। ठीक है, हो गया, लिख लिया। ये रफी में भी लिखा हुआ है वैसे। इधर बता दो कि सोबेबल अपीयरेंस किस ट्यूमर की होती है, बोन ट्यूमर की। यस, बाकी बताएं बच्चों को, बाकी भी बताओ। हाँ, करें, टाइप करें, कोई मसला नहीं। ठीक है, जाइंट सेल ट्यूमर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आपको पता है वो सीक्वेंस जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, सबसे पहले आपने जो है ना लाडा जो है आपकी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को ही चूज करना है अगर वो प्रेजेंट हो, ठीक है। ये 2 दफा आया हुआ है और MCQ ने एक दो कोई एक आधा MCQ एक दो दफा ज्यादा आया होता है, ठीक है। तो ये 2 दफा आया होता है। 8 a man lifted heavy weight suddenly pain in arm on examination swelling in upper forearm of the muscle which, ये बहुत आता है रेडियल टुब्रोसिटी वाला। अब आप ये देखो, ठीक है, इंसर्शन रेडियल टुब्रोसिटी आपको बाइसेप ब्रैक के ही होता है, ठीक है। जो विच वन इज एल्डोस्टेरोन कॉजेज हाइपरकालेमिया, एक तो आपको पता है स्प्रेडिंग आपके डायरेटिक्स डायरेटिक्स जो है वो भी हाइपर पोटेशियम स्पिरेंट है, और दूसरा एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड ना आपका ये स्पेनोलेक्टोन, इसको एल्डक्टोन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो आपका एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और ये जो है इसका साइड इफेक्ट होता है कि ये पोटेशियम स्पेयरिंग इसलिए हाइपरक्लीमिया करा देता है। नी रिफ्लेक्स रूट वैल्यू इज L3 L4 का निमोनिक होता है। 2 3 4 किक द डोर, 5 6 पिकअप स्टिक, 7 8 शट द गेट। इसमें S1 S2 आपके एंकल के लिए होते हैं, रिफ्लेक्स के लिए S1 S2 होते हैं। वो जर का पूछे तो आपने S1 चूज। L3 L4 नीचर, C5 C
ब्रेकियोरेडियलिस, बाइसेप रिफ्लेक्स जो होता है आपका C7 C8 आपका ट्राइसेप रिफ्लेक्स। ठीक है, ये इससे याद रहेंगे आपको। अच्छा 11 है 60 ईयर मेल विद inguinal lymphadenopathy reads Sternberg cells blood show lymphocytes eosinophils। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको वो पिक्चर भेजी थी इसकी, ठीक है, हॉजकिंस की। अच्छा इसमें टाइप 1 जो है आपको पता है, जो रीजनल है, जो लोकल लिम्फ नोड एक ही है वही इन्वॉल्व है, ठीक है। सेकंड मोर देन टू जो आपके लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो आपके ना अबव डायफ्राम ही होते हैं जो भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो स्टेज 2 में। स्टेज 3 में वो बिलो डायफ्राम जो आपके है ना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि इसमें इंग्वाइनल हुए हैं। ठीक है, तो 3 में आपका जो है ना इंग्वाइनल हो गया, और 4 में जो आपकी पूरी बॉडी और जो आपके सारा जेनिटो यूरिनरी सिस्टम सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, आपका लिवर में मेट्स चले जाते हैं, ठीक है। तो ये यूरिनोपैथी देते हैं, और जो है ना स्टेज 3 का सिनेरियो देते हैं। 12 है चाइल्ड हैज हिस्ट्री ऑफ पाइका नाउ हैविंग पेलर फटीग एंड लो एचबी, व्हाट इज सुटेबल डायग्नोसिस। पाइका आपकी होती ही आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। नॉन न्यूट्रिशनियस चीज़ें जो है ना फिर बच्चे या इवन प्रेग्नेंट स्टार्ट कर देती हैं, जैसे कि ये मड वगैरह या फिर सीमेंट या फिर आइस। तो उसमें डेफिशिएंसी नहीं है, अगर उसमें एक एमसीक्यू होता है आप आयरन सप्लीमेंट दे देते हो, ठीक है। आगे 13 है मेल ब्रेस्ट डिफर फ्रॉम फीमेल ब्रेस्ट बाय। जिसमें ना एडिपोज भी ठीक है, इसमें ऊपर वाले दोनों ऑप्शंस ना ठीक है, ठीक है, लेकिन वुमेन में जो है ना ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और मेन में जो है ना वो थोड़े कम प्रेजेंट होते हैं। और ग्लैंडुलर तो है प्रेगनेंसी में या वैसे भी वो जो है फिजियोलॉजिकली साइज में इंक्रीज कर जाते हैं। और दूसरा मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, ये मेल्स में नहीं होता, और ये सबसे ज़्यादा जो है ना एक करेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल ब्रेस्ट का, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, और साइज का इंक्रीज हो जाना स्पेशली इन प्रेगनेंसी, ग्लैंडुलर साइज इंक्रीज होता है। 14 Michael sympathetic chain result in Horner syndrome if sympathetic nerve of the eye are affected. Which one of the following is commonest valid on affected side? टोसिस होती है, ठीक है। और दूसरा ना आपका ए भी ठीक है इसके अंदर ऑप्शन, लेकिन इसको पता है किस तरह याद रखना है कि लिड होती है ना, ये ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होती है। तो आप इसको इस तरह याद रखो, हमेशा ने इस तरह करवाया था कि जब आंख मारता है, फॉर एग्जांपल किसी ने आंख मारी है किसी को, तो उसने उसको कन्फ्रंट किया तो उसके फिर पसीने, तो पहले वो आंख मारता है और उसके बाद जो है ना उसके पसीने छूटते हैं, ठीक है। ये आप अपने पेज पे लिख लो, ये इस तरह से नहीं, तो आपको ना इसका सीक्वेंस याद रहेगा, पहले टोसिस है फिर एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग है, ठीक है। लिख लिया सबने? अच्छा 15 है, पूछो क्लियर। अच्छा वॉइस ओके ओके, मुझे माइक ऑन करके कोई बता दीजिएगा अगर वॉइस का इशू, ठीक है। मैं भी सो के उठी इसलिए। अच्छा 15 है क्वार्टन मलेरिया इज कॉज बाय पीमल। अब आपने ना आप ये एमसीक्यू आपने डबल में या एस केस करे हो देखा होगा, टर्शरी पूछ रहे होते हैं और दूसरा वो क्वार्टन पूछ रहे होते हैं, दो फिर वो क्वार्टेरियन, ठीक है। अब आप ना इधर लिखो, मैं आपको सबके लिखवाती हूँ जितने एमसीक्यू आप लिखो। सबसे पहले क्वार्टन का आता है, ठीक है, वो तो आपका पी मलेरिया है, ठीक है। और क्वार्टन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके 72 फीवर दोबारा होता है, ठीक है। लिख लिया। जो है आपका क्वार्टन आपका पी मलेरिया से होता है, वो आपका 72 आवर्स बाद होता है। फिर जो बहुत ज़्यादा ये पूछते हैं पी फाल्सी पैरम का कि वो मलिग्नेंट टर्शियन है, टर्शियन का होता है कि वो उसका फीवर 48 आवर्स बाद, ठीक है, 48 आवर्स बाद होता है। अब मलिग्नेंट होता है। अब जो बिनाइन टर्शियन है ना वो दोनों आपके ओवेल और वाइवेक्स हैं, और जो आपके मलिग्नेंट है ना वो पी फाल्सी पैरम है, ठीक है। और जो क्वाटिडियन है ना 24 घंटे बाद होता है, वो आपका नोलेसी है, वो आपका, ठीक है, न्यूलेसी है, वो आपका 24 आवर्स बाद होता है। तो और जो आपका पी फाल्सी पैरम है ना उसमें क्वाटिडियन भी होता है, लेकिन इसका सीक्वेंस है नोलेसी इज ग्रेटर देन। अच्छा मैं आपको ना स्पेलिंग एक एक क्वार्टन, ये आपका होता है 72 आवर्स के बाद, ठीक है। दूसरा क्वाटिडियन, ये आपका होता है 24 आवर बाद, इसका सीक्वेंस है नोलेसी ग्रेटर देन फाल।
ठीक है? पेपर आज हम करें सर्जरी 25 मॉर्निंग। ठीक है, एक तो ये हो गया और दूसरा टर्शी में सबसे मैलिग्नेंट टर्शियन जो है ना सिर्फ़ आपका एक ही है फाल्सीपैरम। तो जो बाकी बिनाइन टर्शियन है वो आपको वेल और वाइवेक्स है, ठीक है? और फाल्सीपैरम जो है क्वार्टेडियन की तरह भी एक्ट करता है, उसका जो जब स्वेट इन्फेक्शन होता है तो उसका जो फीवर स्पाइक है ना वो इरेगुलर हो जाता है और एसिंक्रोनाइज्ड हो जाता है, उसका पैरासाइट में जो हो रहे होते हैं ना वो होते हैं, तो वो फिर फीवर जो है ना 4 आवर्स भी आ जाता है, तो इसलिए वो अगर नॉलेसी ना हो तो आप फिर जो ना उसको चूज कर सकते हैं फाल्सीपैरम को क्वार्टेडियन के लिए। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे आप लोगों ने। बच्चों सारे पॉइंट्स लिख लिए ना आप लोगों ने, ये सारे एमसीक्यूज बताए मैंने। चलो, और को साथ साथ कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। अच्छा 16 है, फ्रेनिकनम एवल्जन एट इट्स ओरिजिन विल लीड टू। अच्छा आपको पता है जो आपके डायफ्राम उसके सेंटर और पेरिफेरल को अलग अलग नर्व सप्लाई होती है, तो जो उसका फ्रेनिकनम कर रही होती है, अब उसकी जो एवल्जन होती है उसका भी ना सीक्वेंस है, ठीक है? सबसे पहले उसको सेंसरी लॉस होता है, ठीक है? तो सेंटर के तो इसलिए हेमी डायफ्राम पैरालिसिस। अच्छा हेमी डायफ्राम पैरालिसिस होता है, अब इसका सीक्वेंस ये है कि फ्रेनिकुलम एबल्स एट इट्स रीजन विल लीड टू हेमी डायफ्राम सेंसरी लॉस, फिर आपका वो ग्रेटर है हेमी डायफ्राम पैरालिसिस, और फिर वो ग्रेटर है सेंट्रल टेंडन सेंसेशन लॉस। मतलब पहले सेंसरी है, फिर मोटर है, पैरालिसिस है, का टेंडन का सेंसेशन है लास्ट में, ठीक है? Hemidiaphragm sensory loss greater than hemidiaphragm paralysis greater than central tendon sensation loss. 17 and 60-year-old ate street food developed lung abscess due to which mechanism? तो ये direct spread from liver की है ना, इसलिए भी होती है कि एक तो ये होती है कि जो आपकी वो ना एब्सेस वो रप्चर कर जाती है और डायरेक्ट प्लूरल कैविटी में ना एक्सटेंड कर जाती है। अब वो रप्चर करके एक्सटेंड इजीली क्यों करती है? क्योंकि जो आपकी पोस्टीरियर सुपीरियर डायफ्राम वो है ना वॉल, वो बहुत थिन होती है। डायफ्राम की पोस्टीरियर होती है, वो बहुत थिन होती है, तो जो एक्सेस होती है वो रप्चर करती है और वो जो है डायरेक्ट एक्सटेंशन उसकी लंग में हो जाती है, इस तरह से पहले और फिर लंग में, ठीक है? तो ये इसका वो है, लेकिन ये बहुत एमसीक्यू आता है कि लंग एब्सेस कैसे होती है, तो डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम लिवर। 18 है, मीडियन ऑफ इंजरी एट फ्लेक्सर एटेनेकुलम लीड्स टू थिनार वेस्ट। किसी ने डी का होता है ये, फिर एमसीक्यूज वाले में हमने डिस्कस किया था कि मीडियन ऑफ इंजरी एट फ्लेक्सर एटेनेकुलम लीड्स टू थिनार वेस्टिंग, ठीक है? अगर उसकी उसको कार्ब कहते हैं और वो भी होती है थिनार वेस्टिंग में, ठीक है? तो इसका थिनार वेस्टिंग इसका ऑप्शन है, और ये ग्रुप में ना डिस्कस भी किया था। तो 19 है, तो इस पे आपने कार्पल टनल के ऊपर ना थिन हार्वेस्टिंग को चूज करना है। 19 है, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स इज ट्रिगर्ड बाय मोटलिन। अच्छा ये वही है कि इंटर की फास्टिंग कंडीशन में जो है थोड़ा बहुत आपके स्टमक, वैसे तो आपका स्टमक थोड़ा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो भी वहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड होता है, फिर एक मोटेलिन की वजह से ट्रिगर होती है, और फिर जो है ना वो फिर सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, ठीक है? अब इसको हाउस कीपर वेव भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वीप कर रहा होता है जितना अनडाइजेस्टेड फूड है स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसको लार्ज में भेज रहा होता है। तो ये माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स जो है फास्ट होता है और ट्रिगर होता है बाय मोटलिन। 20 है, मोस्ट अग्रेसिव ट्यूमर आपका मेलानोमा है, टाइप ऑफ फ्लूइड ड्यू टू अपेंडिसाइटिस इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके एक्सुडेट होते हैं यूजुअली, क्लिनिकली पाल्पेबल लिम्फ नोड बट नॉट मेटल्ड एंड द लाइक्लीहुड ऑफ मेटास्टेसिस इन मैलिग्नेंसी व्हाट विल बी स्टेज। अच्छा वो ना सस्पेक्टेड मेटास्टेसिस है उसमें, ठीक है? लेकिन जो है लिम्फ नोड पाल्पेबल भी हैं, लेकिन अभी मेटल आपके ना ये हार्ड हो जाते हैं, ये सारे आपके ना मेटल, ठीक है? तो इसकी स्टेजिंग भी T2N1M1 है, जो कि वो अगर उन्होंने 3 सेंटीमीटर साइज दिया हो तो भी आपको पता है आप T2N1M1 को चूज कर, लिम्फ नोड तो पाल्पेबल है, ठीक है? इन्वॉल्व तो है, लेकिन वो जो अभी ना मेटल्ड नहीं है, तो वो अभी है सॉफ्ट और रबरी सी अपेयरेंस उसकी होती है अगर वो नॉन मेटल्ड हो, ठीक है? और ये ना गुड प्रोग्नोसिस होती है अगर आपका लिम्फ नोड
ठीक है, यूजुअली बिनाइन में होते हैं इस तरह, लेकिन अगर वो आप मेटास्टेसिस सस्पेक्टेड है और उसमें अगर नहीं है तो फिर मतलब कि आप तो उसकी गुड प्रोग्नोसिस होती है। और दूसरा वो सस्पेक्ट करें malignancy भी तो M1। ठीक है। 23 a woman having presented with protruding jaws, swollen hands and feet, headache. It is due to which following adenoma, adenoma acidophilic cells। अच्छा ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, साइन एंड सिम्टम्स प्रोट्रूडिंग हैंड्स एंड फीट, हेडेक। ये किस डिजीज की तरफ ये आपको लेके जाना चाह रहे हैं आप? क्या आपको ये नो 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 एक्रोमेगेली, वो जो ड्रेनिंग ड्रेनिंग एब्सेस होती है उसमें बर्केट में। ठीक है, हेडेक भी नहीं उसमें होता, स्वोलन हैंड एंड। अच्छा, अब एसिडोफिलिक और बेजोफिलिक का मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये जो ना निमोनिक बेजो, अच्छा आपको बस ये याद रखना है कि एसिडोफिलिक होते हैं आपके ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, बाकी आपके जो है वो सारे बेजोफिलिक होते हैं। ठीक है, इस ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, अब आपके इसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है तो ये एडिनोमा होगा आपका एसिडोफिलिक सेल्स का। फिल में FSH, LH, ACTH और TSH। ठीक है, 24 है वाला पेज। ओके, कोलेंजियो कार्सिनोमा कॉज बाय कोलोनोर्किस सेनेसिस। अच्छा, ये जो है ना इसको चाइनीज लिवर फ्लूक भी कहते हैं, क्योंकि आपके लिवर गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट को जो है इन्वॉल्व कर रहा होता है। और दूसरा ये लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन करा रहा होता है। अगर के इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, वो जो चेंजेस हैं वो कैंसर की तरफ भी लेके जा सकते हैं उस सिस्टम को, या उस जगह के कैंसर की तरफ भी इन्वायरमेंट वो बना देते हैं। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन कराता है और क्रोनिंग कराता है, और बाद में जो है वाइल्ड डक प्रो, ये ठीक है, डैमेज उसका इतना अरसे तक रहे तो ये जो है ना आपका कोलेंजियोकार्सिनोमा बाइल डक्ट का कैंसर, विच फॉलोइंग कॉजेज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। अच्छा, इसमें जो है ना वो कोई जरूरत नहीं करने की है इस एक वाले, और दूसरे अल्टर वो किसी सरफेस से। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्लासिक पाथवे आपका अगर IgM प्रेजेंट हो ना तो आपने उसको चूज। ठीक है, वरना क्या होता, IgG कोई सा भी इनमें से दिया होता है। अब इधर निमोनिक लिखे हैं आप, जैसे वो सॉन्ग है ना 1 2 का 4 4 2 का, ऐसे यहाँ पे लिखे हैं 3 1 2 का 4। ठीक है, 3 1 2 का 4। और फिर जो है आपने सबसे पहले IgM को चूज करना है, जो आपके माइक्रोब सर के अल्टरनेट पाथवे की होती है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के। और जो आपकी क्लासिक होती है उसका ये निमोनिक है 3 1 2 का 4। सबसे पहले IgM इज ग्रेटर देन Ig3 3, फिर 1 2 का 4 1 2 का 4, फिर 4 लास्ट में। 3 दिया होता है पर बाकियों के भी आपने देखे होंगे चूज किया होता है। ठीक है, क्लासिक पाथवे का आपने लिख लिया, IgM इज ग्रेटर देन 3 1 2 का 4। अच्छा, 27 है, अ वुमन प्रेजेंटेड विद फीवर एंड पेन आफ्टर सर्जरी मीडिएटर्स ऑफ हर सिम्टम। तो फीवर और पेन है उसको, ये आपका IL-1 इन्वॉल्व होता है, और आपको पता है सूडोमोनास में TNF होता है। A patient after fall on outstretched hand with trauma on wrist developed dislocation of lower portion of joint posteriorly and medially. Most probably he has Wool's fracture. Fall on outstretched hand। ठीक है, अब आउटस्ट्रेच और अच्छा इनवर्ट, अच्छी मैं आपको ना फ्रैक्चर करवा देती हूँ, सारे इजी लिखे हुए थे। अच्छा, ये देखें, ये जो आउटस्ट्रेच पे है ना कोलीज आपका इस तरह से होता है। ठीक है, और फिर आपके डिस्टल पोर्शन ऑफ जॉइंट का लिखा हुआ इन्होंने। और दूसरा जो है ये इनवर्ट, ये आपका स्मिथ होता है। ठीक है, और दूसरा जो है, अब आप ये देखो, ये आपका ये एक फोर्क की तरह है ना कोलीज, तो डायनर फोक डिफॉर्मिटी का पूछें तो भी यही होता है। ठीक है, इस तरह से होता है कि जो है फ्रैक्चर होता है इनवर्ट्स। और एक जो आती है ये वाले ग्लेजिस फ्रैक्चर भी आपने देखा होगा, और मोन्टेजी, इसका MUGR होता है, और इसके हर निमोनिक में जो ऐसी गन पकड़ाई होती है MUGR में। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं मोन्टेजी। अब यहाँ पे आप ये देखो ना, अल्नर कवर और जो रेडियस है वो डिसलोकेट हुई है, अल्नर फ्रैक्चर विद डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड। ठीक है, तो मोन्टेजी इज अफेक्टेड। अच्छा, ग्लेजिस इसमें
रेडियस फ्रैक्चर है विद डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, तो ये इजी आपको फ्रैक्चर्स ना यहाँ से याद हो जाएंगे सारे। ठीक है, फ्रैक्चर समझ आए? क्योंकि ये कॉलेज का पूछा हुआ है ना, रफी में आप लोगों ने ग्लेजिस वाला भी देखा होगा और स्मिथ वाला ऑप्शन भी देखा होगा। डॉक्टर आदि है, इनकी पिक्चर्स एक मिनट का दिखा दें तो स्क्रीन लोग। मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, मैंने वो पहले भी भेज दी, मैं सारी भेज दूंगी। ठीक है, अच्छा मैंने ठीक क्या करनी है रख के। ग्रुप में ना, अभी इंसान लेट ग्रुप खोलता है तो। हाँ हाँ, कोई इंसान नहीं है, हाँ। थैंक अच्छा अच्छा 29 है, लेट ट्रॉमा टू लेटरल साइड ऑफ फुट लिम्फेटिक इन्वॉल्व। अच्छा, एक अब इसके ना जो आपको कल मैंने बताई थी लोअर लिम्ब जो है ना, वो सारी आपकी जाती है वर्टिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में ना, सुपरफिशियल इंग्वानल लिम्फ नोड्स में, उसके वर्टिकल ग्रुप में। फिर एक आ जाता है, एक बिग टो की जाती है आपकी वर्टिकल ग्रुप में, और उसके अलावा जो आपका लेटरल फुट है ना वो बच गया, वो आपका फिर पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स में जाता है। लेटरल साइड ऑफ फुट लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व पोप्लीटियल लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये पोप्लीटियल पे बहुत पूछते हैं, बिग टो का भी पूछते हैं वैसे, और एक ये पोप्लीटियल का लेटरल साइड ऑफ फुट। 30 डायरेक्टली रिलेटेड टू हिप जॉइंट, तो ये आपका इंफीरियरली ऑब्टूरेटेड एक्सटर्नल्स होता है। ठीक है, ये रफी में लाइन लिखी हुई थी, कभी नहीं गौर किया जब तक कि एमसीक्यू नहीं पढ़ा था इसका। ठीक है, एमसीक्यू करने के बाद रफी ज़्यादा रिटेन होती है। तो ये इस तरह से जो है ना, इंफीरियरली आपका ऑब्टूरेटेड एक्सटर्नल से डायरेक्टली जो है आपका ये जॉइंट रिलेटेड होता है। 31 है, पेशेंट हैज हेमाटोक्रिट 30 ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ साइटोस्केलेटन अबनॉर्मेलिटी। अच्छा, मुझे कोई दो डिजीज बता दें साइटोस्केलेटन अबनॉर्मेलिटी का। हेमाटोक्रिट ज़्यादा है, आपको पता है हेमोलिसिस ही हो रही है। ठीक है, इसलिए हेमाटोक्रिट ज़्यादा है। साइटोस्केलेटन डिफॉर्मिटी की दो बता दें मुझे। यस, एच एस क्या है? Histiocytosis। लेप्टोस्पिरोसाइटोसिस है। हाँ जी, और सिकल सेल एनीमिया भी है। ठीक है, हाँ, ये वाला इधर आपका हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस का भी दिया था, उसमें आपकी स्केलेटल अबनॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, जो आपकी ये एक तो आपने पढ़ा हुआ है स्पेक्टिन प्रोटीन, और दूसरी ना एनकैरिन प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है, तो हाँ, सिकल उसमें भी सिकल सेल और दोनों ये होती हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ना ये साइटोस्केलेटन अबनॉर्मेलिटी होती है, हेमोलिसिस ज़्यादा हो जाती है आपका, फिर हेमाटोक्रिट भी ज़्यादा होता है। 32 है, मेन रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एब्सेस हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, मेनली जो है ना आपका, एक तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन कॉज है ब्रेन एब्सेस एक्सटेंशन की। ठीक है, इन्फेक्शन की। और दूसरा आपका, आपको पता है वेनस साइनसिस से भी जा रहा होता है आपको, और जो ये तो आपके हो गए हेमाटोजेनस, और वो, और एक आपका लोकली भी इन्फेक्शन ब्रेन में स्प्रेड हो रहा होता है, ये आपके साइनसिस और टीथ से, मतलब ये मैक्सिलरी साइनसिस वगैरह, और वो दूसरे जो है दूसरे साइनसिस एंड साइनसिस वगैरह। ठीक है, तो रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एब्सेस जो है ना आपका, वो हेमाटोजेनस स्प्रेड ही होता है, ये आपकी वर्टिब्रल और इंटर कैरोटिड आर्टरी वगैरह जो है वो लेके जा रही है। और जो डिजीज है जिससे मोस्टली जो एब्सेस स्प्रेड कर जाती है ब्रेन में, वो आपका इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी है। 33 है, गैमा रेडिएशन स्टरलाइजेशन यूज टू स्टरलाइज विच इंस्ट्रूमेंट। अच्छे, पहले भी आए गैमा रेंजेस करते हैं, और कैथेटर्स वगैरह, मतलब कि जो भी ये आपके वैसे सारे नहीं, मतलब कि ये नीचे इन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट्स लिखे हुए हैं, तो वो वाले नहीं, सिर्फ ये सिरिंजेस नीडल्स और कैथेटर्स, सिरिंजेस नीडल्स और कैथेटर्स। अच्छा 34 है, डीप पाल्मर आर्च ब्लीड आफ्टर ट्रॉमा ऑफ अ चाइल्ड, व्हाट शुड बी डन टू स्टॉप ब्लीडिंग। अच्छा, अब आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि पिंच रेडियल आर्टरी, तो आप रेडियल आर्टरी में आपकी जो है रेडियल आर्टरी डीप पाल्मर आर्च बनाती है। ठीक है, अब इधर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। जो आप होती है, और जो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है वो आपकी अल्नर बनाती है। ठीक है, अब इनकी नर्व्स मुझे बताएं। हाँ बिल्कुल, अब मुझे बताएं कि डीप पाल्मर आर्च में नर्व कौन सी होती है। नो, यस, नो, मीडियन है, मीडियन है। जो आपकी है ना डीप पाल्मर आर्च, वो बनती रेडियल आर्टरी से है, पर उसमें नर्व जो है वो आपकी सुपरफिशियल अल्नर होती है। ठीक है बन वो रेडियल आर्टरी से रही है, लेकिन नर्व उधर अल्नर ही है।
और इसी तरह से जो आपकी सुपरफिशियल अल्नर है, डीप जो है आपकी वो रेडियल की है। सुपरफिशियल ब्रांच है, डीप तो नहीं है। अच्छा, कोई इसको कंफर्म कर देगा, मैंने जो है वो सुपरफिशियल पढ़ी हुई अभी। अच्छा, मतलब सुपरफिशियल ही है मैम। ओके। तो वो सुपरफिशियल अल्नर जो है वो आपकी डीप पाल्मर आर्च में होती है, और जो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है वो आपकी सुपरफिशियल पाल्मर में होती है। अब सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनती है अल्नर से, और जो नर्व है वो आपकी डीप है, और सॉरी वो आपकी रेडियल है, ठीक है, जो कि वो डीप पाल्मर आर्च, ठीक है, उल्टा है, समझे, डीप बन रेडियल नर्व आर्टरी से रही है, नर्व उधर अल्नर है, सेम सुपरफिशियल बन रही है अल्नर से है, उधर नर्व जो है रेडियल है, ठीक है। तो इसको याद रखना, या लिख लें, 7 पॉइंट लिखें अपनी उधर। अच्छा, साइटोकेराटिन इज एन इंटरमीडिएट filament found in cells but is most commonly used for detection of degree of metaplasia and dysplasia। अच्छा, अब जो आपके साइटोकेराटिन होता है ना, डिस्प्लेजिया में ये होता है कि इनकी या तो अप रेगुलेशन होती है या जो है डाउन रेगुलेशन हो रही होती है, ठीक है। तो जितना ये अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि आपका कितना डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया है। ऐसे मेटाप्लेजिया में जो है ना, इनका एक्सप्रेशन, इनका प्रोफाइल चेंज होती है अकॉर्डिंग टू न्यू एपिथेलियम। जो पहले एपिथेलियम होती है और उसकी जगह जब न्यू एपिथेलियम होती है, तो इनका जो है ना साइटोकेराटिन की प्रोफाइल चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू न्यू एपिथेलियम। तो इसलिए ये मेटाप्लेजिया भी बता रहे होते हैं और डिग्री ऑफ डिस्प्लेजिया भी बता रहा होता है आपका साइटोकेराटिन, ठीक है। तो ये आपका यूज होता है डिटेक्शन डिस्प्लेजिया केराटिन। अच्छा, ये फिफ्थ, आपको पता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, मिड क्लेविकुलर लाइन में। अब सी वाला में उन्होंने राइट, लेफ्ट की बजाय राइट लिखा हुआ है ना, तो ये भी नहीं है, तो आपका डी इसमें बेस्ट ऑप्शन है। 8 to 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन इन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर। अच्छा, 37 है। A soldier presented with 3 month history of fever, bilateral lymphadenopathy, hepatosplenomegaly, anemia, fatigue, history of sleeping on floor, okay, and bitten by some fly. फ्लाई तो ये आपकी काला आजार की लेशमेनियासिस की दी होती है, और दूसरा जो है बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी है, और इसको हिपेटोस्प्लिन, और ये जो है ना लिम्फेडिनोपैथी, हिपेटोस्प्लिनोमेगाली और एनीमिया, ये इसमें काला आजार में होती हैं। अब इसके जो है ना थ्री थ्री वो होती हैं टाइप्स, तो इधर लेशमेनियासिस दिया हुआ है। सिर्फ आपके जो है ये स्किन अल्सर्स वगैरह उनको कहते लेशमेनियासिस चूज करते हो, और अगर वो आपकी जो है म्यूकोजल सरफेस के हवाले से साइन सिम्टम देते, तो फिर आप जो ना म्यूकोकुटेनियस को चूज करते हैं। ये इनका टर्म्स दिए हुए हैं। दूसरा बिटन बाय सम फ्लाई भी आपको पता है, लेशमेनियासिस में आप लोग डायग्नोसिस पे पहुंच जाओगे। 38 द साइड इफेक्ट ऑफ रिकम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थेरेपी इंक्लूड। अच्छा, ये पहले भी आया हुआ था। जो आपका रिकम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ना, ये रिटेंशन करा रहा था, दूसरा आपका जो है ना ब्लड फ्लो सेरेब्रम का उसको इंक्रीज कर देता है। फिर जो एक तो उसका फ्लूइड इंक्रीज है, और तो इस तरह से ये करा रहा होता है आपका बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, जिसको कहते हैं सूडोमोटर सेरेब्री, ठीक है, सूडोमोटर। तो रिकम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थेरेपी इंक्लूड बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। ब्रेस्टफीड्स बार्बिट्रेट्स एंड एंटीकन्वल्सेंट्स वर्क बाय एक्टिंग ऑन विथ न्यूरोट्रांसमीटर। आपको पता बताया मैंने, सीजर जो होते हैं वो अनकंट्रोल न्यूरोनल एक्टिविटी होती है, ठीक है, इंक्रीज फाइडिंग होती है, तो गाबा आपका इनहिबिटरी है, ये काम डाउन करता है आपके न्यूरॉन्स को, ठीक है। तो एंटी कन्वल्सेंट्स जो है ना, उनके गाबा न्यूरो के थ्रू एक्ट करते हैं। 40 पेशेंट हैज HB 4.5 विद इनडायरेक्ट बिलिरुबिन 4 एंड, ठीक है, इतनी कम HB है उसकी, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ज़्यादा है, और रिकरेंट जॉन्डिस है और रेटिकुलोसाइटिन है, तो ये आपकी हेमोलिटिक एनीमिया है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का ये होता है, अगर प्री हिपैटिक कॉज है ना, तो वो यूजुअली की वजह से हो रही होती है, ठीक है। अब हेमोलिसिस स्टार्ट में तो डायरेक्ट ही आपकी बिलीरुबिन होती है, लेकिन हेमोलिसिस इतना ज़्यादा होता है, बिलीरुबिन इतना ज़्यादा, वो सारा सारा कॉन्जुगेट कर नहीं सकता आपका लीवर, तो इनडायरेक्ट सारा ज़्यादा आ रहा होता है। फिर आपका जो हेपेटिक में भी इनडायरेक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि लीवर फंक्शन नहीं परफॉर्म करवा पा रहा होता। और जो डिक्रीज इनडायरेक्ट होती है वो आपकी होती है पोस्ट हेपेटिक में, क्योंकि वो सारी डायरेक्ट डायरेक्ट हुई होती है लीवर्स के थ्रू, फिर वो किसी ऑब्सेशन वगैरह की वजह से आ रही होती है, ठीक है। तो इसमें ये आपका हेमोलिटिक एनीमिया। एक्साइटोटॉक्सिक न्यूरोट्रांसमीटर इज ग्लूटामेट।
अब एक्साइटोटॉक्सिक, आपको पता है इनमें से जो ग्लूटामेट है वो आपके शार्प पेन को लेके जा रहा होता है, ठीक है। गाबा वैसे ही इनहिबिटरी है, तो ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को करता है विच कॉज एक्सेसिव न्यूरोनल एक्साइटेशन, ठीक है। एक्साइटोटॉक्सिक कहते हैं जो एक्सेसिव एक्साइटेशन करा रहा होता है, तो वो आपका ग्लूटामेट है। ओके। 42 है, 500 पेशेंट एक्सपोज टू स्मोकिंग वर्सेस अदर सब्जेक्ट्स आर नॉट विच टाइप ऑफ स्टडी, ये आपने रिस्पेक्टेड वर्सेस रिस्पेक्टेड है, ठीक है। स्मोकिंग से हमने कितने एक्सपोज किए और कितने नहीं किए, तो ये आपकी कोहॉर्ट स्टडी होती है। केस कंट्रोल डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज होता है, कितना में डिजीज है नहीं है, और क्रॉस सेक्शन में होता है कि रिस्पेक्टेड दिया है कितनों में डिजीज हुई है कितनों में नहीं हुई, ठीक है। रिस्पेक्टेड वर्सेस डिजीज। A patient of von Willebrand disease present with bleeding, what is the most appropriate if no factor 8 is available, ठीक है। फैक्टर 8 ना हो तो आप क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं, उसके अंदर भी जो है ना आपका फैक्टर 8 होता है, और एफएफपी में जो है आपका फैक्टर 9 होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखो, अगर फैक्टर 8 नहीं तो आप क्रायोप्रेसिपिटेट्स दे देंगे उसको। और एफएफपी में जो पी है ना उसको उल्टा कर लो तो वो 9 बन जाता है, और सीधा करो तो वो पी बन जाता है, तो आपको याद रहेगा एफएफपी में जो है ना पी में तो फैक्टर 9 होता है। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मैक्सिमम वेजोकंस्ट्रिक्शन, तो कोकेन। कोकेन आपके जो है इनमें से मैक्सिमम वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रही होती है। और ये आपको पता है आपके ईस्टर ग्रुप है ना ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, याद है आप लोग को? ईस्टर एंड अमाइड्स, वो पिवाकेन वगैरह आपके अमाइड्स और ये। 45 है, नर्व टू लिगामेंटम डीडीज कैपिटस ऑब्चुरेटर, हम आपको दिखा रहे, ये होता है लिगामेंटम डीडीज आपका एस्टेबल में, ठीक है। तो इसके नर्व्स नर्व्स पे आपकी जो है ना वो ऑब्टूरेटर होती है। अच्छा 46 है, यंग बॉय आफ्टर स्ट्रेनस एक्सरसाइज फेल्ट पेन इन लंबर रीजन, हिस्ट्री ऑफ स्टोन, व्हाट इज सूटेबल इन्वेस्टिगेशन। अच्छा इसमें या तो आपको जो है ना एक्सरे पे दिख जाता है, ठीक है, एक्सरे, और अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड ऑफ केयूबी प्लस सीटी प्लस, अच्छा सीटी दिया हुआ है। अच्छा अल्ट्रासाउंड यूजली नहीं करा रहे होते, मोस्ट सेंसिटिव जो है ना इसको सीटी होता है, और आईबीपी पैलोग्राम वगैरह करवा रहे होते हैं और एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप जो है ना इसमें ऑप्शन ए चूज करेंगे क्योंकि इसका मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक होता है, ठीक है। आगे 47 है, स्ट्रक्चर क्रॉसिंग सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम, ये आपका पाल्मेरिस लॉन्गस है, ठीक है। एक जिसका बड़ा अच्छा सा निमोनिक, तो वैसे आपको फ्लेक्सर एक्सटेंसर दोनों याद करना है, ठीक है। अच्छा फ्लेक्सर रेटिनाइकुलम के अंडर अच्छा टीनिया डिजर्व्स अ नाइस हस्बैंड, तो टिबियालिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, टिबियल नर्व, फ्लेक्सर हेलोसिस लॉन्गस, ठीक है। और सुपरफिशियल आपको पता नहीं हुआ इन्होंने, खैर ये आप लोग जो है ना बुक से याद करें। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियल डीप, टेंसर के सुपरफिशियल और डीप स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये आपने याद करनी है। और जो सुपरफिशियल इसके पाल्मारिस लॉन्गस जाता है, आपके एलनर वेजल्स जाती हैं, और जो आपकी सुपरफिशियल और जो आपकी कुटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व है वो जा रही है, ठीक है। तो ये आपके सुपरफिशियल जा रहे होते हैं। अच्छा 48 है, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड फ्रॉम जेनिटल टुबरकल इन फीमेल, तो वो क्लाइटोरिस होता है, की पिक्चर थी जेनिटल टुबरकल की, ठीक है। ये ऊपर जेनिटल टुबरकल है, यही जो आपका है क्लाइटोरिस बन रहा होता है, नीचे जेनिटल ग्रूव होता है और उसके नीचे जो है स्वेलिंग और फोल्ड वगैरह होते हैं, ठीक है। टुबरकल ऊपर प्रेजेंट होता है और वही जो है अच्छा 49 है, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन आरबीसी साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है ना वो आपकी ये साइटोप्लाज्म में होती है, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रियम, जो प्रेजेंट होते हैं ना वो आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है, ऑफ आरबीसी साइटोप्लाज्म में। 50 है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व इन mmg इज 2.7, ठीक है। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन 45 एफ सॉरी mmHg पे जो ना आपकी 2.7 होती है। ये गाइटन की किसी ने रेफरेंस दिया हुआ था, ठीक है, इन्होंने बस इतना ही लिखा हुआ है, फ्लूइड ऑफ ब्लड एट 45 mmHg इज अबाउट 2.7 ml/dl, 2.7% वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। 45 पे और 40 पे ये सारा दिया हुआ है। तो ये आता है एमसीक्यू और बार बार आता है, तो आप लोग जो है इसको याद करें।
और ऐसे ही दिया होता है amount of CO2 dissolved in plasma at 45 mmHg, तो आपकी होती है 2.7%। 51 में चाहो तो फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी टू द TMJ एंड कीप्स कंडाइल ऑफ मैंडिबल इन द फोसा हेड एंड नेक। ये आपका टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट होता है। एक अगर सिर्फ पूछे ना कि TMJ की को क्या स्टेबलाइज जो है उसको इनसाइड कीप इन द कंडाइल ऑफ मैंडिबुलर इन द फोसा, ये आपका सारा जो है ना लिगामेंट कर रहा होता है, ठीक है। ये आपका ठीक है, ये सारे आपके लिगामेंट्स हैं, स्टाइलोमैंडिबुलर और स्फिनोमैंडिबुलर और टेम्पोरोमैंडिबुलर, ठीक है। तो ये स्टेबलाइज कर रहा होता है आपके इस जॉइंट को। 52 है वेस्कुलाइटिस फीचर विद चाइल्ड सीन इन विच ऑफ दीज। अच्छा, आपको पता है परप्यूरा है और वेस्कुलाइटिस है, और बच्चों में तो ये आपके HSP होती है, हिनोशियल परपुरा, ठीक है। थोड़ा सा दिखा देते हैं, आपको याद रहेगा। अच्छा, इसका ये है कि रेज्ड रेडिश पर्पल स्पॉट्स और ब्रूज्ड स्पेशली ऑन बटक्स एंड लेग्स, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया, वोमिटिंग और ब्लडी डायरिया होता है। HSP। A patient with localized circumferential lateral wall infarct which artery involved, ये आपकी lateral wall में ना लेफ्ट circumflex होती है। ये रफ़ी में जो है ना, ये रफ़ी का वो थोड़ा सा वो टेबल लिखा हुआ है, ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, मतलब इससे आपको नहीं याद आती। सेप्टल में जो है आपकी LAD, लाडा जो है आपकी एंटीरियर में भी लाडा और लेटरल में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और इंफीरियर में RC है, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद होंगी अभी तक। अच्छा, 54 है, मैं ज़्यादा क्या, ये रहा 54। अच्छा, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ फंडस ऑफ स्टमक, तो ये आपके ना सी लेक में जाती है स्टमक की। और अब मुझे कोई बताएगा कि वो अपर स्टमक का या कुछ पार्ट ऑफ स्टमक था, तो उसका लिम्फ नोड थोड़ा डिफरेंट था, तो वो कौन सा था? हमने एक MCQ किया था। एक जो लिम्फ नोड्स है, आपका जो सुपीरियर स्टमक का उस लिम्फ नोड में जाता है और फिर वो सीलेक में ड्रेन कर जाता है। नो, हाँ सुपीरियर आता है उसमें नाम में। आपका जो है ना सुपीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल होता है, तो ये आपके स्टमक और बाकी पेनक्रियास, हाँ लेफ्ट अपर साइड पे, ओके लेफ्ट अपर साइड पे। तो ये आपका पेनक्रियाज और जो है ना कुछ पार्ट ऑफ स्टमक को से ड्रेन करता है और जाता है, ये भी फिर आपके ना सीलिएक में ही है, ठीक है। लेफ्ट अपर पार्ट जो है उसको सुपीरियर पेनक्रियाटिक और ड्यूडेनल, पेनक्रियाटिक और स्प्लीनिक, पेनक्रियाटिक और स्प्लीनिक है। अच्छा, इसके ना ये काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए थे उधर के पेनक्रियाटिक को, मे बी आप ठीक कह रहे हो, पेनक्रियाटिकोस्प्लेनिक है। ठीक है। इसको करेक्ट कर लो, मैंने गलत लिखा हुआ फिर। अच्छा, पेनक्रियाटिकोस्प्लीनिक जो है उससे आपकी लेफ्ट अपर स्टमक की जो ड्रेन होती है, और वो भी आपकी जाके कर रही होती है, थोड़ा बहुत मुझे MCQ आता है। अच्छा, 55 है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रिब फ्रैक्चर, तो ये आपका एंगल ऑफ रिब है मोस्ट कॉमन। 50 year old child presented with thin mucoid discharge from an opening on anterior border of sternocleidomastoid muscle in lower third of neck, this anomaly, सेकंड ब्रेकियल आर्च। अच्छा, अब इसमें ना मोस्टली जो इसके आंसर्स इसके फेवर में डॉक्टर आतिफ ने भी, तो वो सेकंड ब्रेकियल ना क्लेफ्ट था, ठीक है, क्लेफ्ट। अब यहाँ पे क्लेफ्ट का तो चलो ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर आप सेकंड ब्रेकियल आर्च लगाएंगे, ठीक है। अब ये होता है क्लेफ्ट से जो है ना आपका, अगर क्लेफ्ट जो ग्रो कर जाए पे मैस बन जाता है, और जो आपका पाउच है उससे आपकी फ्रेंजियल एपिथेलियम बनती है, ठीक है। और क्लेफ्ट से जो आपका फिस्टुला बनता है वो कंप्लीट फिस्टुला होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ओपनिंग का जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड ब्रेकियल क्लेफ्ट होता तो आप उसको चूज करते हैं। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, वगैरह जो होते हैं ना आपके, इन ये आपका इम्यून सिस्टम प्लेट्स को, ठीक है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं कर रहे होते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया में विद प्लेटलेट काउंट 40 पे आप जो 40,000 पे प्लेटलेट ट्रांस, लेकिन ये आप जब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाए, ब्लीडिंग, आप इनमें भी जो है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, यूजुअली नहीं करते, डिस्ट्रॉय कर देता है वरना। अच्छा, 58 है, अ फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद एपिस्टेक्सिस एंड पटिकिया, पटिकिया जब भी होगा ना तो आप ये प्लेटलेट
usually. BT and CT were normal. What is the first investigation to identify the cause? टाइम इंक्रीज, क्लॉटिंग टाइम का तो कोई लेना देना नहीं है आपके प्लेटलेट्स से, उसका आपका कोआगुलेशन कास्केड से लेना। तो प्लेटलेट से नहीं है तो वो सीटी नॉर्मली होता है। बीटी लेकिन रेज होता है आपके प्लेटलेट्स अगर डिसफंक्शन हो, अगर ठीक है उसका एडिशन नहीं हो रही हो या डिस्ट्रक्शन हो रही हो जो भी, तो फिर बीटी रेज होता है, लेकिन आपका इधर जो है नॉर्मल दिया हुआ है, क्योंकि सिर्फ आपका जो है ना डिक्रीज है वो नॉर्मल। तो सिर्फ प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है तो फिर जो है ना आपका एक फंक्शन नॉर्मल होता है और कंपनसेट हो रहा था वो वगैरह से, वो उसकी जो एडिशन ज़्यादा करवा रहे होते हैं उसका जो है ना फंक्शन इंक्रीज करा देते हैं, कंपनसेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल रहता है, सिर्फ डिक्रीज है, लेकिन उसके प्रेजेंट है, लेकिन ब्लीडिंग टाइम अभी भी उसका नॉर्मल है। ठीक है, आपने जो है, और पटिक आपके यूजुअली प्लेटलेट से रिलेटेड होते हैं। 59 पेशेंट वाज ट्रांसफ्यूज ब्लड आफ्टर ट्रॉमा, वॉल्यूम गोज टू वेन्स एंड वेन्यूल्स। अच्छा, ये आपको पता है वेन्स में आप ब्लड लगा रहे होते हैं, फिर वो वेन्स और वेन्यूल्स में जाता है और उसके बाद जो आपके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। presented with white patches in oral cavity and ciliosis. What is the treatment? अच्छा, ये इसमें आप मोस्ट कॉमनली ओरल थ्रश के लिए ना निस्टेटिन ड्रॉप्स देते हैं। ठीक है, 61 in child present with his on left side, x-ray shows a normal right side and portion of intestine on। आप इंटेस्टाइन जो है आपकी चेस्ट में आई हुई है, ये आपका डायफ्रेगमेटिक हर्निया है। ठीक है, डायफ्रेगमेटिक, और ये क्यों होता है? अगर आपकी जो है पेटेंट रह जाए प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लूरो मतलब कि पेरिटोनियम आपके जो है एब्डोमेन से, तो उसमें एक जाहिर एक वो मेम्ब्रेन है, तो पेटेंट रह जाए ना तो फिर आपका ये डायफ्रेगमेटिक की हर्निया, वो जो आपकी ओपनिंग्स होती हैं डायफ्राम में उनमें से जो है पेटेंट रह जाए, तो जो आपका स्टमक इंटेस्टाइन वगैरह वो जो है ना आपके ऊपर और चेस्ट में आप, ठीक, तो पेटेंट प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है वो पेटेंट रह जाती है, आपकी इंटेस्टाइन जो है आपके चेस्ट में फिर एक्सरे में आ रही होती है। Absolute and only indication of thyroid scan in thyroid neoplasm is to detect cold nodules। जो आपका थायराइड स्कैन होता है ना, ये बिनाइन और मेटास्टेसिस जो मेन फंक्शन हॉट नोड्यूल को करना, डिफरेंशिएट करना होता है कि होल्ड कोल्ड है कि हॉट नोड्यूल है। ठीक है, ये किसी ने शेड की हुई थी कि ये सिर्फ हॉट और कोल्ड नोड्यूल बताता है, और 84% जो है ना solitary thyroid nodules are cold, 10% are warm and the remaining 5 are hot, ये जो malignant होते हैं। ठीक है, तो ये आपके malignant उनको नहीं बता रहा होता, सिर्फ हॉट और कोल्ड को बता रहा होता है, और मोस्टली आपकी कोल्ड ऑप्शन में। 63 है पेशेंट प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ अनअनाउंस्ड voiding, ये आपकी यूरिन इंकॉन्टिनेंस है। ही हैड बीन इन एंड क्रश इंजरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई, हिज लोअर लिम्स वर पैरालाइज्ड, व्हाट इज। तो अब ना बताया इसे ऐसा कोई नहीं दिया हुआ, लेकिन उन्होंने जो है अनअनाउंस्ड वर्डिंग दी हुई है। तो फिर आप न्यूरोजेनिक ब्लैडर चूज करेंगे। ठीक है, पैरासिम्पथेटिक दोनों ये टर्म, तो आप न्यूरो उसको। 64 या पेशेंट प्रेजेंटेड विद डैमेज टू लेफ्ट सर्वाइकल चेन, सिम्टम प्रेजेंट शुड बी ये सिंथेटिक या सर्वाइकल सिंथेटिक जो चेन सिंड्रोम में होती है, तो इस टोसिस होता है। ठीक है, तो लेफ्ट पे सर्वाइकल चेन है, तो 65 विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर इन्वॉल्वड इन अब, तो बाइसेप इसमें जो है ई वाला, ठीक है, बाइसेप इंफ्रास्पाइनेटस ब्रेकियलिस डेल्टोइड। अब आप ये देखें, अब स्पाल्स में क्या होती है, एंड जो है एक्सटेंडेड होता है ना, और बाइसेप जो है आपका चीफ सुपिनेटर, और ये साथ आपके एल्बो फ्लेक्शन भी कराता है। ठीक है, दूसरा आपका इंफ्रास्पाइनेटस से ये आपकी लेटरल रोटेशन करा रहा होता है, तो वो मीडियली रोटेटेड आपका हाथ होता है पीछे की तरफ, और प्रोनेटेड होता है, क्योंकि और जो आपका है इधर डेल्टोइड वो एबडक्शन करा रहा होता है, ये डैमेज होता है, तो इसलिए आपका हैंड जो है ना बिल्कुल अडक्टेड होता है। ठीक है, तो ये मसल्स जो हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, बाइसेप जो है डैमेज होता है, फ्लेक्शन नहीं होती, ब्रेकियलिस भी जो है एड्स करता है, एल्बो फ्लेक्शन में ये होंगे तो फ्लेक्शन नहीं होगी, तो एक्सटेंडेड एल्बो होगी आपकी, और आपका डेल्टोइड डैमेज है तो एबडक्शन नहीं होगी, आपका हैंड जो अडक्टेड रहेगा, और इंफ्रास्पाइनेटस लेटरल रोटेशन के लिए होता है, तो आपकी वो भी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो आपके जो है ना अब पालसी में डैमेज होते हैं।
ये क्यों आप मूवमेंट्स के हिसाब से देख लेना कौन-कौन सी लॉस है तो फिर आपको पता चल जाएँगी, मसल्स भी, ठीक है? रिजिडिटी इज़ अ फीचर ऑफ डैमेज टू सबस्टेंशिया निग्रा। ये पार्किंसन में आपकी कॉक्सियल रिजिडिटी वगैरह हो रही होती है तो आपकी सबस्टेंशिया निग्रा होता है वो इन्वॉल्व्ड।